मैं वीवन न्यूज़ का नुमाइंदा इरफान। आज हम बोधन के एक जाने मानी शख्सियत से इंटरव्यू करने जा रहे हैं। साबिका मार्केट कमेटी चेयरमैन, आंध्र प्रदेश रियासत के साबिका हज कमेटी मेंबर और बोधन की जानी मानी शख्सियत आबिद अली साहब से आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम सब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आपका वीवन न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है जी। क्या जी। हालत चल रहे बोधन के? अभी तो असेंबली इंतखाबात बहुत नज़दीक आ चुके हैं, 2 या 3 दिन बचे वाले हैं बस। आ, नहीं माशाल्लाह टीआरएस का अच्छा पोजीशन है जी। और तकरीबन मैं समझता हूँ मुस्लिम है और मेजॉरिटी लोग हैं, तमाम लोग बीआरएस की वोट देने के हक में नज़र आ रहे हैं। मेरे को यकीन भी है कैसा कह कि सकते हैं कि आप नहीं, तकरीबन लोग बीआरएस पार्टी के सपोर्ट में नजर आ रहे बोलकर? क्योंकि मैं जाके देख रहा हूँ एक 5 6 7 दिन से, मैं जब से ज्वाइन हुआ, जी। जब से मैं विलेजेस भी गया, मैं जो सो टाउन में भी फिर रहा हूँ, मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, लोगों से भी मिल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अच्छा जोश खरोश है। और केसीआर साहब के जो स्कीमात है उस पर काफ़ी लोगों को भरोसा है, उन्होंने उस पर भरोसा कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि शकील आमिर साहब जीतना नहीं, पक्का ये है। तो आपकी उम्मीद है ना, मतलब अवाम की राय आप नहीं बोल सकते ना। नहीं, अवाम की राय का मतलब ये है कि आज बीआरएस जो हुकूमत इतने अच्छे स्कीमात लेके आई है, तेलंगाना जब होने के बाद, तेलंगाना के बाद जो हमारे केसीआर साहब जो जो कुछ भी वादा नहीं किए, हम्म। उन्होंने ऐसे ऐसे स्कीमात दिए हैं, आप तो शायद ही जी। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई रियासत नहीं है जो आज तेलंगाना रियासत में हमारे एक डायनेमिक लीडर केसीआर साहब है, वो ऐसे स्कीमात दिए हैं तेलंगाना बनने के बाद। तकरीबन सालों से आप कांग्रेस पार्टी में ही मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के लिए कारकर्दगी करे। तकरीबन आप 30-35 साल की सियासी ज़िंदगी में कांग्रेस पार्टी में रहने के बावजूद आपको ऐसा क्यों लगा कि अब कांग्रेस पार्टी सही नहीं, बीआरएस पार्टी ही सही? मेरी सियासी कैरियर तेलुगु देशम पार्टी से स्टार्ट हुआ जब बाबू खान साहब टिकट लाए थे 1994 में। जी। मैं 16 साल टीडीपी में था जी। और 14 साल तकरीबन कांग्रेस हुकूमत में 2009 में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। जब से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं पार्टी ज़्यादा बदलने का ख्याल नहीं हूँ। मेरे को कई बार बीआरएस में भी बुलाए, हालांकि हुकूमत थी, उसके बावजूद भी मुझे ऑफर किए, बुलाए, मगर मैं नहीं आया। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, पावर को देख के जाने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं जिस पार्टी में जाता हूँ तो मैं सब्र का मुजाहरा करता हूँ, अगर कोई चीज़ हुई भी है तो मैं वहीं रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही मैं एक 16 साल टीडीपी में मेरी कैरियर में मैं एक बोधन में बिजनेसमैन हूँ। मेरे वालिद साहब भी अच्छे बिजनेस नामवर बिजनेसमैन थे बोधन के अंदर। मैं भी बोधन के अंदर हमारा अच्छा खासा बिजनेस है माशाल्लाह। अल्लाह के करम से मेरे वालिद साहब की दुआ है, आज भी हम बहुत अच्छे पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं बोधन में, आपको मालूम है। रहा सवाल, अब मैं जो बीआरएस में ज्वाइन हुआ 2014 में, जब तेलंगाना अलग हुआ, जब हमारे म्यूनसिपल इलेक्शंस हुए 2014 की बात बोल रहे हैं? 2014 में, जी। तो मैं तो बैठा हुआ था, हमारे सुदर्शन रेड्डी साहब बोले कि भाई आप भी काउंसलर को कांटेस्ट करिए, आपको हम चेयरमैनशिप देंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, बल्कि मैं जो मेरा वार्ड छोड़ के, मेरा वार्ड 18 था, हम्म। वहाँ पे लेडीज रिजर्वेशन था, हम्म। फिर मैं दूसरा वार्ड चॉइस करके मैं शरबती किनार रोड बस स्टैंड का एरिया जो वहाँ पे जेंट्स था, तो वहाँ पर मैं कांटेस्ट किया, जीता। और हमारे 15 काउंसलर्स जीते, हम्म। 15 काउंसलर्स जीते, 38 के मिन जुमला, 38 के मिन जुमला 15 काउंसलर जीते। और एम आई एम के 7 या 8 काउंसलर जीते। और बिहार
बीआरएस के 211 कुछ काउंसलर जीते और टीडीपी का एक काउंसलर जीता, बीजेपी के 3 काउंसलर जीते। तो जब मसला आया चेयरमैन का, तो मुझे सुदर्शन रस्सी साहब ने तयखुन दिया कि इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बनाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे आपको, आप मैदान में आइए बोले। ठीक है बोल के मैं काउंसलर, क्योंकि ये कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, काउंसलर से ही चेयरमैन बनते। तो मैं बात किया, फिर उसके बाद हम इकट्ठा हुए हमारे काउंसलर्स, जिसमें जीतने में मीर अली डब्बू भी थे उसमें। उन्होंने कौन से वार्ड से थे? वो शकानगर वार्ड था, जी। वो चेंज हुआ वार्ड, मुझे उतना जहन में नहीं है। बहरहाल उन्होंने एक और राजा गौड़ की मिसेस जो रक्कासपेट से, जी। दोनों पार्टी छोड़ के चले गए, मतलब उन्होंने कांग्रेस धोखा से दिए पार्टी को, कांग्रेस से जीत कर दूसरी पार्टी में चले गए, बीआरएस में चले गए। बीआरएस में चले गए। टीआरएस में, जब टीआरएस थी, टीआरएस में चले गए। 10 दिन मैं जीतने के बाद जब मैं गैदरिंग कर रहा, तो उस वक्त ठीक है मैं आतो बोल के दोनों के दोनों चले गए। क्यों जाने की वजह क्या थी मतलब? अब उन्होंने अपने पर्सनल जो सो बेनिफिट के लिए चले गए, अच्छा, तो वही लोग अब और फिर कांग्रेस में आ गए ना फिर? इसीलिए तो मैं आ गया ना इसमें, अच्छा, उनके वजह से आ गया आप? इसीलिए आ गया कि उन्होंने मुझे धोखा दिया। हमारे सुदर्शन रेड्डी साहब भी, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए, मुझे मुझे धोखा दिए बोल के। अरे भाई आप पार्टी के बड़े आदमी हैं, आप चाहे तो वोट काफ़ी टाइम मिला, आप बुला के उनको बात कर सकते थे, बोल सकते थे। हाँ, राजा गौड़ को, उनको दोनों को भी नहीं बुलाया, आप कभी बात नहीं किए। उसके अलावा भी मैं मेरे पास बीजेपी के 3 और आपके टीडीपी का एक काउंसलर मेरे पास आए, बोले साहब हम भी आते हैं, आपसे बात करो, आप सुदर्शन रेड्डी साहब से मेरे को एक बार बात कराइए बोल के बोले। मैं गया साहब के पास, तो बोले जरूरत नहीं है, हमारा एल.आई.सी एम.आई.एम से है बोल के बोले। एम.आई.एम के आपको 7-8 आदमी हैं, 7 आदमी बस से अपने को काफ़ी है बोल के वो तयखुन दिए उन्होंने। फिर जब चेयरमैन वो कौन बने? तयखुन देने के बाद उनके तयखुन के ऊपर मैं भरोसा किया। जी। अगर चाहता तो मैं अपने तौर पे 4 वोट ले सकता था। अगर वो 4 वोट ले लिया तो वो टीआरएस और एम.आई.एम का कोई जरूरत ही नहीं थी मेरे को, मैं चेयरमैन बन जाता था। फिर चेयरमैन कौन बने उस वक्त? टीआरएस का बना एल.एम साहब, फिर एल.एम का बना। आप तो बोल रहे हैं कि ये लोग की वजह से कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बनने वाले नहीं बने आप, हाँ, तो फिर उन्हीं लोगों को आज सुदर्शन रेड्डी कैसे लिए पार्टी में, क्यों लिए? वही वजह है ना, मैं बीआरएस में आने की वजह भी तो वही है मेरी। मैं साहब को बोला, हालांकि ये इलेक्शन में मैं खामोश बैठा था, मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा, हाउस में घर में ही था, बैठा था मेरा। तो सुदर्शन रेड्डी साहब आए, थोड़ा नाराज़ी था मैं, आए बोले करे तो उनके साथ में बाहर गया, निकला, 1-2 मीटिंग अटेंड किया, मीटिंग भी अटेंड किया मैं, जी। ये इलेक्शन की मीटिंग। उसके बाद मेरे को फोर्स आया, मेरे घर वाले पूरे मेरे पास आए, फोर्स करे, जबकि तुम्हारे को इतना बड़ा नुकसान किए वो शख्स कांग्रेस में चले गए, अब तुम कैसा रह सकते हो आप? उनकी मीर नजीर अली डब्बू की वजह से आप पार्टी छोड़ दी? बस वो नुकसान की वजह से मैं बीआरएस पार्टी में ज्वाइन हुआ। उसकी वजह भी ये है कि मेरे को सुदर्शन रेड्डी साहब फ़ोन भी किए, आप मत जाइए, मैं हूँ ना। आप, मैं बोला नहीं, मैं बोला आप मेरे से बात करना था, मेरे से पूछना था, आप अगर उसको लेने का है तो मेरे से बात करना था, मुझे भी सेटिस्फेक्शन करना था आप बात करके। मेरे से बगैर बात करे कि आप ज्वाइनिंग कर लिए, ले लिए, मुझे बहुत तकलीफ है। उस तकलीफ होने के बाद मैं घर में बैठ गया, 2-3 दिन मैं खामोश बैठ गया। खामोश बैठा तो उसके बाद मेरे घर को शकील आमिर साहब आए, जी। तो उन्होंने मेरे को चाचा बोलते, मैं बड़ा हूँ उनसे उम्र में, तो उनका बड़ापना है, हमको चाचा बोल के बुलाते हैं उन्होंने। तो उन्होंने बोले, बहुत इसरार किए मुझे, आप चाचा आ जाइए पार्टी में, टीआरएस में आ जाइए, माशाल्लाह आपको हम बराबर ये करेंगे। बोले ठीक है, मैं तो आपको मालूम है मैं सियासत में खिदमत के लिए आया हूँ, या कोई पावर के लिए
या कोई ऐसी चीज़ के लिए नहीं आया। मैं सारा बोधन जानता मुझे कि मैं लोगों की खिदमत के लिए सियासत में हूँ। नहीं तो अल्लाह के फजल से मैं इतना ये हूँ कि मेरा बिजनेस मुझे काफ़ी है, वो भी मैं हक हलाल की कमाई चाहता हूँ। तो इसीलिए इस सियासत में भी चूँकि रहने की वजह यह है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, लोग आते हैं मेरे पास। जी। तो अभी 30-35 साल की सियासी ज़िंदगी है, आपसे बेहतर बोधन को कौन जानते? तो अभी बोधन के हालात क्या है, टाउन के हालात? स्पेशली माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटीज़, वो लोग किसके ओर है? मैं ये 5 6 7 8 दिन से देख रहा हूँ, जब से बीआरएस पार्टी में ज्वाइन हुआ, माशाल्लाह बोधन माइनॉरिटीज तो शकील अमीर के साथ ही है। अब चंद लोग बोल रहे हैं कि वो तो रहते, इलेक्शन है, हमेशा थे हमेशा रहेंगे, क्योंकि हर पार्टी में कुछ ना कुछ लोग रहते हैं माइनॉरिटीज के। तो इसका ये बीआरएस मतलब, पार्टी कितने परसेंटेज वोट लेंगी इसका ये माइनॉरिटीज़ का? इसका ये मतलब नहीं है कि बीआरएस पार्टी के साथ या माइनॉरिटी नहीं है, नहीं। मैं तो समझता हूँ बीआरएस पार्टी के साथ हमारे जो माइनॉरिटी भाई है उनका परसेंटेज निकाले तो 90% 80% वो लोग बीआरएस के साथ। फिर कांग्रेस पार्टी के अलावा बीजेपी अच्छा कॉन्टेस्ट कर रही है बोलकर बाहर लोगों से मालूम हो रहा। तो अपोजिशन कौन रहेंगे बीआरएस पार्टी को? बीआरएस पार्टी को अपोजिशन मैं तो समझता हूँ बीजेपी रहेगा, बीजेपी कैसे? क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं बीजेपी वाले, यूथ में अच्छा इंकरेज है। जी। क्योंकि क्या है, ये हमारे सुदर्शन रेड्डी साहब बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने जी। 75 साल की एज है उनकी। अब उन्होंने नौजवानों को मौका देना चाहिए। तो अभी तो ये मौका ये मौका मौका दे रहे इलेक्शन, बोल के बोल रहे ना, फिर नहीं बोधन नहीं में नहीं नहीं सेकंड कैटेगरी सारा नहीं काम कर नहीं रहा, सोशलिस्ट नहीं साहब बस बैठे वाले हैं नहीं बोलकर। नहीं, उन्होंने मैं सुनो, मैं बोल रहा हूँ आपको, सुदर्शन रेड्डी साहब की तारीख है, जब से उन्होंने बोधन में आए उन्होंने सेकंड कैडर बिल्डअप ही नहीं करे, सेकंड कैटेगरी सेकंड लीडरशिप बिल्डअप ही नहीं करे उन्होंने, क्यों? होने नहीं देते उन्होंने। क्यों? कि उन्होंने लोकल में नहीं रहते, जी। उन्होंने जाते हैं हैदराबाद, उनका घर हैदराबाद में है, निजामाबाद में है, बोधन में नहीं रहते। हम कई बार बोले साहब आप बोधन में घर लीजिए। ये एमएलए, इलेक्शन एमएलए है, आपके अच्छे बुरे लोग आपको तकलीफों में आके आपको मदद मांगते हैं आपकी, क्योंकि एमएलए बोले तो ऐसा ओहदा है, हर छोटा मोटा कुछ भी काम है तो एमएलए के पास आते लोग, आपको काम करना पड़ता। कहाँ जाएंगे वो लोग? क्या हैदराबाद जाएंगे क्या? बोलो आप। तो ये इसी वजह से कांग्रेस पार्टी थर्ड प्लेस पे रहती बोल के बोल रहे हैं आप, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ माइनॉरिटीज भी है बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जो कुछ लोग बीआरएस पार्टी से गए चेयरमैन और उनके अलावा काउंसलर है बोलकर बोल रहे। तो फिर आप लोग कैसा बोल सकते हैं कि वो थर्ड पोजीशन पर रहेंगे बोलकर? ये चेयरमैन और जो काउंसलर्स जो गए हैं बीआरएस से, उन्होंने अपनी शख्सी आपस की उसकी वजह से गए हैं। अवाम भी चाहते शायद ना उनके साथ, हाँ, अवाम भी रहते ना। अवाम जानती है, अवाम ये जानती है मैं क्यों कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आया, मेरी तकलीफ क्या है। मैं मैं हमारे पूरे बोधन के अवाम से ये गुजारिश करूंगा कि आप जानिए मैं किस तरीके से, किस तकलीफ से मैं बीआरएस में आया, मुझे क्या तकलीफ है आप जानते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी धोखा दिया गया है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है, एक बार नहीं कई बार धोखा हुआ है। अब मैं क्या बोलूं आपको, ये बात मीडिया के सामने बोलने की नहीं है। किस तरह का धोखा हुआ आपको नहीं मतलब? हुआ क्या है, मेरे को चेयरमैन बनाते बोल के मुझे क्या दिए बोलिए आप, जबकि 15 काउंसलर्स हमारे रखे। मतलब ऐसा क्यों होता है कि खुद के पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को नजरअंदाज किया जाता है, ऐसा क्यों? यही तो वजह है ना, मैं शायद बहुत बीआरएस में भी होता शायद ना ऐसा। मैं तो बीआरएस का, मैं उसके बारे में मैं आपको ज्यादा कैसा लग रहा है बीआरएस नहीं पार्टी नहीं, में आने के बाद? क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह अच्छा काम चल रहा है। और एक बात, शकील आमिर साहब जो एमएलए है, उन्होंने माइनॉरिटी मेजॉरिटी के लोगों का दिल जीत चुके हैं उन्होंने, जी। मैं देख रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी के अंदर भी उनको इतना चाहते हैं लोग
मैं क्योंकि 6-7 दिन ज्वाइन हुआ देख के मुझे खुद एहसास हो रहा कि वाकई वो आदमी बहुत अंदर तक चले गया, घुस गया है। हर कार्यकर्ता को नाम लेके बुलाता है उन्हें। वो नौजवान यंग लीडर है, वो उनमें जज्बा है काम करने का। हाँ, ये रही बात कि अब असेंबली इंतखाबात आए तो 3 पार्टी के लोग लड़ते हैं। जब कोरोना का मसला था तो जब क्यों फाइट नहीं करे कि हम खिदमत को अंजाम देते बोलकर? आप भी कांग्रेस में ही थे जब। है हमारे सुदर्शन रेड्डी साहब को कई फोन्स गए यहाँ से जी। कोरोना आप में। फ़ोन करे क्या? नहीं, मैं तो नहीं किया। जी, हमारे साथी, अब नाम नहीं बोलना चाहता मैं, जी, क्योंकि आपको मालूम है ना कौन फोन किए नहीं किए। जी, अब मैं इतना ब्लाइंडली झूठ तो नहीं बोलता ना। जी। मैं जो बात बोलूँगा आपको, क्या बोलकर बिल्कुल फ़ोन करे? आप कोरोना में आइए साहब, कुछ पब्लिक की खिदमत कीजिए आप। हुँ, हमारे ख्वाजा फयाज साहब भी करें, उन्होंने ओपन बोल रहे ना परसों आपके इंटरव्यू में, जी। उन्होंने फ़ोन किए बोल के। और कई लोग किए ऐसे कि भाई आप ये कोरोना के पीरियड में यहाँ की गरीब आवाम है आपकी, आप कुछ आके खिदमत कीजिए, ये मौका है आपको, क्योंकि ये परेशान है लोग लॉकडाउन में। और यही शकील आमिर एमएलए साहब बहुत मदद किए हैं गरीबों की लॉकडाउन के जब अंदर। उन्हें जो मदद करे ना, क्या वो इलेक्शन में इफ़ेक्ट गिर सकता क्या उसका? बराबर गिरेंगे साहब, बराबर गिरना चाहिए, क्योंकि उसी आदमी को वोट देते हैं। जब आपके अच्छे बुरे तकलीफ में कोई साथ देता है तो उसका फर्ज बनता है कि उसको भी साथ देना चाहिए। आवाम को भी चाहिए, जो आदमी खिदमत करता है, अच्छी खिदमत करता है, फराग दिली का मुजाहरा करता है, तो उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? लॉकडाउन में उन्होंने हर वो चीज दिए है, यहाँ तक के अपने घर में खाना पका के पैकेट बांटे। रमजान का महीना था उस जमाने में, लोग इंतजार कर रहे थे, जो हमारे लेबर कैटेगरी का है, बेचारे मजदूरी करे तो उनके घर में चूल्हा जलता, वैसे लोग भी देख रहे थे इंतजार, तो वो खिदमत किए हैं शकील आमिर साहब। वही नहीं, बल्कि उन्होंने ऐसा ऐसा पैकेज दिया कि पूरा पैकेज बना के 25 किलो चावल, दाल, पूरा तेल वगैरह पूरे दिए हैं, पत्ती वगैरह जो भी सामान होता है उन्होंने बराबर हर घर को पहुंचाया है। शकील आमिर के अलावा उनके अहलिया भी सारे बोधन में घूम रहे हैं। तो आयशा फातिमा आमिर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, मैं मेरे को खुशी होती इस बात की कि हमारे आयशा आमिर जो है, जी, उनका जो ट्रस्ट के से उन्होंने जो खिदमत कर रहे हैं आवाम की, मैं उनको काबिल मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो ऐसी लेडी है, उन्होंने घर घर जाके गरीबों की आज फरियाद सुन के कई लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आयशा कि फातिमा आमिर को। हाँ आइए आप ज़रा, हमारे ये है, उन्हें फ़ोन है तो बराबर जाके अटेंड कर रहे हैं। और वो ऐसे लेडी है, जहाँ जाते हैं कभी खाली हाथ नहीं आए, वो कुछ ना कुछ देखिए आए हैं उन्होंने। और उनके वेलफेयर ट्रस्ट से आप देखिए उन्होंने कितनी बेहतरीन स्कीम निकाली थी। बच्चों को नमाज 40 दिन अगर नमाज पढ़े आप तो एक साइकिल दिए। बोधन टाउन में मैं समझता हूँ, वो तादाद तो मुझे नहीं मालूम है, मगर कई साइकिल उन्होंने बोधन में दिए जो नमाज पढ़े हैं बच्चे। कितना अच्छा इंकरेजमेंट है बोलो आप। वो नमाज है के और आते ना, हैं हाँ, बच्चे, गिफ्ट है बोलकर। गिफ्ट है बोल। फिर दूसरी बात, उन्होंने गरीब गरीब लड़कियों के लिए जो लोग परेशान हैं, तो ऐसे मशीन्स भी कई दिए हैं उन्होंने, ताकि उनकी रोजी रोटी उसमें कर कमा सके मशीन के ज़रिए। तो ऐसे कई वेलफेयर स्कीम्स है, माशाल्लाह उन्होंने कर रहे हैं। मैं उन हमारी दुआ है उन्होंने और करिए बोधन की खिदमत। और मैं समझता हूँ दोनों भी खिदमत कर रहे हैं, आयशा अपने शकील आमिर साहब और उनकी अहलिया भी, दोनों के दोनों मिलके आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मैं ये फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ। बोधन की आवाम को और ख़ुसूसन मुसलमानों को आप वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके तरफ से? मैं बोधन की आवाम को मैं अपने तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो शकील आमिर हैं, जो अब मौजूदा एमएलए हैं, 2 बार एमएलए जीत चुके हैं, अब एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि एक बार मौका दीजिए।
हम कैसे आदमियों को मौका देंगे? उनके अपोजिट में कैसा आदमी है आप देखिए, ये एक नौजवान यंग आदमी है, जहां आप बुलाए आ जाता है, जो बोले वो काम आपका मैं देख रहा हूँ। अगर वो कार्यकर्ता को किसी वजह से कोई तकलीफ होती है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं करता आदमी, बराबर उसका काम करता है। तो ऐसे आदमी की, यंग आदमी की जरूरत है, जो लोग पब्लिक में जाके काम करने वाला होना चाहिए। जाके जीत के अपन यहाँ बैठ गए वहां बैठ गए, ऐसा आदमी नहीं। पब्लिक बोधन को भी सोचना चाहिए। बोधन की पब्लिक को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप सोचिए, गौर करिए कि कैसे आदमी को हम वोट देंगे, क्योंकि उनका घर है यहाँ पे। अब वो बताइए मेरे को, सुदर्शन रेड्डी साहब का घर हैदराबाद में, निजामाबाद में है, कहाँ जाना चाहिए? एक एक मजबूर आदमी किसी फरियाद लेके आना तो कहाँ, हैदराबाद जाना? क्या बोलिए आप? और सेकंड कैडर तो आप बिल्डअप ही नहीं करे। सेकंड कैडर को असल तो तवज्जो नहीं, अभी भी नहीं है। मैं हमारे बोधन के अवाम से अपील करता हूँ, आप सोच समझ के 30 तारीख के दिन कार के निशान कोड दीजिए और शकील आमिर साहब को जिताइए। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं जो आने की भी वजह यह है, दूसरी कि हमारे डायनेमिक लीडर जो केसीआर साहब है, शायद ही हिंदुस्तान के अंदर वैसा लीडर नहीं है रीजन पार्टीज के अंदर, क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन कारनामे किए हैं। आप बताइए, 10 साल से 9.5 साल से हुकूमत है उनकी, कभी एक वाकया कुछ हुआ क्या? आप बताइए, कहीं नहीं हुआ वाकया। यही कांग्रेस की हुकूमत में हर 6 महीने को, 4 महीने को, 1 साल को हमेशा झगड़ा, कर्फ्यू, कितने कर्फ्यू लगे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में? बताइए आप। इन बीआरएस के गवर्नमेंट में बताइए आप, एक कर्फ्यू लगा क्या? नहीं लगा। फिर दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, शायद ही हिंदुस्तान के अंदर ऐसे स्कीमात किसी हुकूमत ने नहीं दिया जो आपको केसीआर साहब की हुकूमत में है। मैं चैलेंज के साथ चलना चाहता और हूं। एक अहम सवाल, बोधन में बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस के अलावा भी एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी। उसके उम्मीदवार है जुनैद खलील। वो अलमारी के निशान को वोट देने को कहते हैं और मुसलमानों का मैं रहनुमा बन तो बोल रहे। उन्होंने कितने वोट लेते? वो उनके बारे में वो कोई माने नहीं रखता उनको कुछ बोलने के लिए। अपन ठहरे हुए हैं, वैसे कई पार्टी ठहरे हुए हैं, मतलब कई मुस्लिम से कैंडिडेट है, मोहसिन भी है और एक है, और एक आदमी भी है, वो उससे कोई माने नहीं रखते उन्होंने। कितने वोट कितने लेंगे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते, 100 वोट भी नहीं लेते। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। उनका कोई शुमार ही नहीं है। अब ये आप अलग बात है कि उन्होंने ठहर गए, कोई भी ठहर सकता है, हर आदमी को हक है ठहरने का। मगर उन्होंने बोल रहे ना, मैं मुसलमानों के हक की आवाज बोलते, मुसलमानों को इंसाफ दिलाता हूं। नहीं, ये ठीक है, ये मुसलमान जानते हैं और आवाम जानती है कौन क्या कर सकता है, वो बेहतर जानते हैं। बोलना अलग चीज़ है, मैं भी बोलता हूँ बहुत चीज़ मैं करता हूँ, बल्कि मगर वो चीज़ होने की नहीं है। इंडिपेंडेंट है यानी तो कोई पार्टी को सपोर्ट में है ये आम आदमी पार्टी वाले? नहीं, मेरे को तो आइडिया नहीं है। उन्होंने तो पहले आम आदमी पार्टी के थे उन्होंने, जी, अब तो उनको टिकट नहीं दिया आम आदमी पार्टी वाले, ठीक नहीं दिया। नहीं दिए ना। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है उन्होंने, जी, नहीं तो आम आदमी का पार्टी का निशान झाड़ू है। झाड़ू है। हाँ, वो अलमारी पे है, जी। तो उनको नहीं दिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी उनको यहाँ पे, क्योंकि उनको मालूम है मतलब यहाँ उन्होंने केसीआर। आम आदमी पार्टी को लेकर उनको टिकट नहीं मिलना बहुत शर्मनाक बात है ना ये। नहीं, उसका कोई, मैं बोल रहा ना, उनके बारे में अपन जो बात करें वो टाइम खराब, जी, वो कोई माने नहीं रखती। मगर और एक बात बोलना चाहता हूँ, केसीआर साहब जो स्कीम निकाले हैं, बुनियादी स्कीम निकाले हैं, शायद ही आप उठा के देखिए तारीख पूरा, हमारी आज़ादी के बाद से कांग्रेस 50 साल हुकूमत की और दूसरे लोग भी हुकूमत किए, मगर ऐसे स्कीमात कोई गवर्नमेंट नहीं दी। जो केसीआर साहब का दिमाग है, वो मैं समझता हूँ वो देन है, वो दिमाग कहीं किसी का नहीं चला। आप इन्होंने भी जो कांग्रेस स्कीमात, पार्टी में देना फिर, जब तो आप सवाल नहीं क्यों करें कि नहीं स्कीम क्यों नहीं आपके नहीं पास नहीं बोलते? नहीं है, ये जो स्कीम लगाए हैं, आप बताइए, कांग्रेस 10 साल हुकूमत करी, 50 साल हुकूमत करी, आज भी कांग्रेस गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गवर्नमेंट 5 साल से हुकूमत करे और राजस्थान में 5 साल से हुकूमत करे, क्या वहाँ स्कीमत है क्या? बताइए आप। कर्नाटक में दे रहे बोल रहे ना, फिर कर्नाटक में तो ये अच्छे स्कीम है। परसों ये केसीआर साहब को देख के उनकी कॉपी मार रहे हैं लोग,
जी, मतलब दे रहे स्कीम कर्नाटक में, नहीं तो कैसे क्या हाल है नहीं कर्नाटक नहीं, का? कर्नाटक में भी मैं सुना रैयतों के लिए परेशानी कारण नहीं दे रहे वो लोग। जी, तो ये जो स्कीमात निकाले हैं, शायद ही में हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं निकाले। कापी मार रहे हैं, क्योंकि देख लिए कि ये जो स्कीमात है आज पब्लिक इनके साथ है, तो उन्होंने निकालने पे मजबूर हो गए कांग्रेस वाले। कब देना आज फिर दूसरी बात, हाईकमान के ऊपर चलने वाले हैं कांग्रेस वाले, मतलब दिल्ली से चलती इनकी सरकार। दिल्ली से सियासत। जी, यहाँ वन मैन जो बोल दिया वो स्कीम चालू हो जाती केसीआर साहब। ये फर्क है। और ये डायनेमिक आदमी है, सोच समझ के कदम उठाते। मैं तो समझता हूँ मुसलमानों के वास्ते बीआरएस पार्टी और केसीआर साहब बेहतरीन स्कीम निकाले। जो कौन सी स्कीम? जो स्कूल्स 2004 स्कूल्स बनाए, जी, वो इतनी बड़ी स्कीम है, कुछ अभी लोगों के लिए समझ में नहीं आया, लेकिन आगे जाने के बाद मालूम होगा कि उन्होंने बुनियादी काम करने वाला शख्स है। जो केसीआर है बुनियादी काम करने वाले हैं। उन्होंने एक फाउंडेशन डाला है। आपको घर बनाना है तो बेसमेंट बनाना पड़ेगा आपको, तो वैसा बेसमेंट उन्होंने फाउंडेशन डाला है एजुकेशन का। तो आज गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ सकते थे, वैसे वैसे बच्चे जाके स्कूल में ज्वाइन हो रहे, गरीबों के बच्चे। क्योंकि गरीब आदमी पढ़ा कहाँ सकता, फीस दे के प्राइवेट स्कूल में कहाँ से पढ़ाएंगा बोलिए आप। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है हमारे केसीआर साहब का। मैं उनको काबिल सताइश मुबारकबाद देता हूँ। शायद ही कोई गवर्नमेंट ऐसा निकाली। क्यों कि जिस घर में गरीब अगर बच्चा पढ़ के उन्हें आगे बढ़ेगा तो उसके घर के अंदर खुशहाली आएंगी, आप बेरोजगारी दूर होंगी एजुकेशन के जरिए ही। बताइए आप, अगर एजुकेशन नहीं होगा फिर वही बच्चा जाके आपको डबरोटी बेचता, ठेला बंडी मौज बेचता, मजदूरी करता। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं निकालती स्कीम? मतलब आप तो नहीं कांग्रेस पार्टी में 10-12 साल थे, नहीं, मतलब आपको अच्छे से मालूम वो रहता है तो कांग्रेस अब पार्टी। वो लोग बड़े लोगों का मामला है, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। मगर आपको दिख रहा है ये चीज जो केसीआर साहब कर तो रहे। 6 स्कीम अगर उन्होंने जीत गए समझो, ये 6 स्कीम क्या आवाम तक पहुंचते? जीत पहली बात तो वो जीतते ही नहीं, स्कीम नहीं, पहुंचने का बात की बात। अगर जीत गए तो वो 6 स्कीम हम पब्लिक तक पहुंचते क्या? अगर उन्होंने आपके बोल रहे आप इसरार, तो मैं वो मेरे मुंह से बोलना पड़ा। उन्होंने जीते नहीं, जीते भी तो पहले सीएम के 4 दावेदार है, मालूम है आपको? जी, 4 दावेदार कौन है है। 4? कौन-कौन है? अब क्या, रेवंत रेड्डी है, जी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी है, उत्तम कुमार रेड्डी है, जाना रेड्डी है, और भट्टी विक्रमार्का है। 5 इतिहास मतलब से एक खुद ये तो कि नाराज हो जाते हो हैं। जाते। पार्टी चेंज करने के चांसेस कुछ रहते हैं ना? मतलब वो नाराज पार्टी रहेगी। का नहीं है, यहाँ झगड़े होते, हाँ, फसादात होते, कर्फ्यू होता। देखो आप, साबिका में भी हुआ, चिन्ना रेड्डी साहब के पीरियड से देख लो आप। एक आदमी सीएम को हटाने के लिए दूसरा आदमी गड़बड़ करता, अब वो सीएम को हटा के दूसरा सीएम बनता। यहाँ वैसा नहीं है। जी। मुझे तो उम्मीद है कि हुकूमत बीआरएस की बनेगी। और मुझे शकील अहमद साहब कितने मेजॉरिटी से जीतने वाले हैं? जैसा आप बोले शकील अहमद साहब जीत रहे बोलकर, तो कितनी मेजॉरिटी से जीतेंगे? जीतना जीतना ही है, मेजॉरिटी क्योंकि मेजॉरिटी इसका मेजॉरिटी का जो फिगर है हम नहीं बोल सकते, मगर भारी मेजॉरिटी से जीतेंगे। जी, ये बात सही है। इससे पहले से ज्यादा मेजॉरिटी हाँ, है कम? भारी मेजॉरिटी से इससे पहले की मेजॉरिटी से ज्यादा से जीतेंगे हम, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पब्लिक में है वो चीज। अरे भाई 10 साल हुकूमत करे, कुछ ना कुछ छोटी बहुत रहता है कुछ भी। और एक बात सुनिए आप, हर आदमी हर काम कर सकता है क्या बोलिए आप सियासत में? अब केसीआर साहब भी कुछ वादे किए थे, कुछ मजबूरियां हैं, मगर वो मजबूरियों को आहिस्ता आहिस्ता फिल करते आ रहे हैं उन्होंने। जैसा जैसा इनकम बढ़ते जा रहा बीआरएस का, उन्होंने एक एक स्कीमात लगा रहे। एक क्या कम स्कीम है, कांग्रेस 200 रुपए दी थी पेंशन, जी, क्यों बढ़ के नहीं दे सकती थी? जब मतलब 2000 कैसा दे रहे हैं, कहाँ से ला रहे इतना पैसा? वही पैसा उन्होंने इकोनॉमी बढ़ा रहे ना साहब। हमारे केटीआर साहब देखो, नौजवान यंग ब्लड है उनका, बहुत डायनेमिक लीडर है उन्होंने। जी, वो आईटी हब लाए, और कविता मैडम निजामाबाद को आईटी हब लाए। आज कितने लोग नौकरी कर रहे हैं उसके अंदर, आप बोलो? इतने बेरोजगार है उसमें एम्प्लॉयमेंट हासिल कर रहे हैं, ये क्या कम है क्या? और कई लोगों को ना नौकरी भी दी, ऐसा नहीं है नहीं दिए, बोल के दिए नौकरी।